निगरानी के मुख्तलिफ पहलू, वैराइटीज ऑफ सर्वेलेंस लाइसेंस प्लेट के फुटेज पर इन्हिसार करते हुए एफबीआई ने एक न्यूयॉर्क के शख्स की नकलो हरकत का सुराग लगाया, जिसका आगाज इस लम्हे से हुआ जब वो 6 जनवरी की सुबह 6 घंटे 6 मिनट और 8 सेकंड पर हेनरी हडसन ब्रिज पार करके कैपिटोल की तरफ जा रहा था और इख्तिताम उस रात के 12 बजने में 1 मिनट बाकी 22 पर जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज पार करके वापस घर जाते वक्त हुआ। पर लगे एक कैमरे से ली गई तस्वीर में इस शख्स के डैशबोर्ड पर एक बड़े साइज की मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हार्ट नजर आई। उस हार्ट की मुमासलत उस शख्स की फेसबुक सेल्फी से की गई जिसमें वो उसे पहने हुए था। उस शख्स ने खुद कैपिटोल के अंदर से स्नैपचैट पर कई वीडियोस पोस्ट करके मजीद खुद को फंसाया। एक और फसादी ने 6 जनवरी को फेस मास्क पहनकर लाइव स्ट्रीमिंग से ग्रेज करके और अपनी मां के नाम पर रजिस्टर्ड सेल फोन इस्तेमाल करके पकड़े जाने से बचने की कोशिश की, मगर उसका कोई खास फायदा न हुआ। एफबीआई के एल्गोरिथम्स ने 6 जनवरी 2021 की वीडियो फुटेज को इस शख्स की 2017 की पासपोर्ट दरखास्त की तस्वीर से मिलाने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने 6 जनवरी को पहने हुए इसके मखसूस नाइट्स ऑफ कोलंबस जैकेट को एक ऐसे यूट्यूब क्लिप में पहने हुए जैकेट से भी मिलाया जो किसी और मौके पर लिया गया था। इसकी मां के नाम पर रजिस्टर्ड फोन की जियो लोकेशन कैपिटोल के अंदर की थी और एक लाइसेंस प्लेट रीडर ने 6 जनवरी की सुबह उसकी कार को कैपिटोल के करीब रिकॉर्ड किया। चेहरे की शनाख्त के एल्गोरिथम्स और एआई सर्चेबल डेटाबेसेस अब दुनिया भर की पुलिस फोर्सेस का मेयारी टूल हैं। उन्हें न सिर्फ कौमी हंगामी हालात या रियासती सिक्योरिटी की वजूहात पर इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि रोजमर्रा के पुलिसिंग टास्क के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। 2009 में चीन के सिचुआन सूबे में एक मुजरमाना गिरोह ने 3 साला गी हाओ को अगवा कर लिया जब वो अपने वालिदैन की दुकान के बाहर खेल रहा था। इस लड़के को फिर ग्वांगडोंग सूबे में तकरीबन 500 किलोमीटर दौर एक खानदान को फरोख्त कर दिया गया। 2014 में बच्चों की ट्रैफिकिंग करने वाले गिरोह का सरगना पकड़ा गया, लेकिन गी हाओ और दीगर मुतासिरीन का पता लगाना नामुमकिन साबित हुआ। एक पुलिस तफ्तीशकार ने वजाहत की, बच्चों की शक्लो सूरत इतनी बदल चुकी होगी कि उनके वालिदैन भी उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। ताहम 2019 में एक फेशियल रिकॉग्निशन एल्गोरिदम ने अब 13 साला गी हाओ की शनाख्त करने में कामयाबी हासिल की और इस नौजवान को उसके खानदान से मिला दिया गया। गी हाओ की दुरुस्त शनाख्त के लिए एआई ने उसकी बचपन की एक पुरानी तस्वीर पर इन्हिसार किया जो उसके बहुत छोटा होने पर ली गई थी। एआई ने यह सिमुलेट किया कि गी हाओ 13 साल की उम्र में कैसा दिखता होगा, जिसमें मैचुरेशन के ड्रामाई असरात के साथ साथ बालों के रंग और अंदाज में मुमकिना तब्दीलियों को भी मद्देनजर रखा गया और नतीजतन बनने वाले सिमुलेटेड चेहरे का मुवाजना हकीकी फुटेज से किया गया। 2023 में उससे भी ज्यादा काबिल जिक्र रेस्क्यू की खबरें सामने आईं। युएचुआन ले को 2001 में 3 साल की उम्र में अगवा किया गया था और हाओ चेन 1998 में लापता हुआ था। इसकी उम्र भी 3 साल थी। दोनों बच्चों के वालिदैन ने उन्हें ढूंढने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। 20 साल से जायद अरसे तक उन्होंने पूरे चेन का सफर किया, इश्तिहारात लगाए और किसी भी मुतालिका मालूमात के लिए माली इनामात की पेशकश की। 2023 में फेशियल रिकॉग्निशन एल्गोरिदम्स ने दोनों लापता लड़कों का पता लगाने में मदद की जो अब अपनी बेस की उम्र के जवान मर्द थे। ये टेक्नोलॉजी अब सिर्फ चीन में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान जैसे दूसरे मुमालिक में भी लापता बच्चों को तलाश करने में मदद कर रही है, जहां हर साल हजारों बच्चे लापता हो जाते हैं। दरे असना डेनमार्क में फुटबॉल क्लब ब्रॉन्डबी आईएफ ने जुलाई 2019 में अपने होम स्टेडियम में फुटबॉल हॉलीगन्स की शनाख्त और उन पर पाबंदी लगाने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू किया। जैसे ही 30,000 तक शायकीन मैच देखने के लिए स्टेडियम में दाखिल होते हैं, इन्हें मास्क, टोपियां और चश्मे उतारने के लिए कहा जाता है ताकि एक कंप्यूटर उनके चेहरों को स्कैन कर सके और उनका मुवाजना पाबंदीशुदा शरपसंदों की फहरिस्त से कर सके। अहम बात यह है कि इस तरीकाकार की जांच और मंजूरी ईयू के सख्त जीडीपीआर कवायद के मुताबिक की गई है। डानिश डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने वजाहत की कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दस्ती जांच के मुकाबले में पाबंदी की फहरिस्त को ज्यादा मौसर तरीके से नाफिज करने की इजाजत देगा और उससे स्टेडियम के दाखिली दरवाजे पर कतारें कम हो सकती हैं, जिससे बेसब्र फुटबॉल शायकीन की कतारों में खड़े होने की वजह से अवामी बेचैनी का खतरा कम हो जाएगा। अगरचे टेक्नोलॉजी के ऐसे इस्तेमालात नजरियाती तौर पर काबिल तारीफ हैं, लेकिन वो प्राइवेसी और हुकूमती ओवर रीच के बारे में वाज़ेह खदशात पैदा करते हैं। अगर ये गलत हाथों में पड़ जाएं तो यही टेक्निक्स जो फसादियों का पता लगा सकती हैं, लापता बच्चों को बचा सकती हैं और फुटबॉल होलीगन्स पर पाबंदी लगा सकती हैं।
इन्हें पुरअमन मुजाहिरीन को अजियत देने या सख्त मुताबिकत पसंदी नाफिज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल आखिर AI पावर्ड सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी के नतीजे में ऐसे मुकम्मल निगरानी के निज़ाम बन सकते हैं जो शहरियों की 24 घंटे निगरानी करें और हर जगह मौजूद और खुदकार कल्लियत पसंदाना जबर यूबिक्विटस एंड ऑटोमेटेड टोटलिटेरियन रिप्रेशन की नई अक़साम को आसान बनाएं। एक वाज़ेह मिसाल, ईरान के हिजाब के कवानीन। 1979 में ईरान के इस्लामी थियोक्रेसी बनने के बाद नए निज़ाम ने औरतों के लिए हिजाब पहनना लाजमी करार दे दिया, लेकिन ईरानी इखलाकी पुलिस को इस उसूल को नाफिज करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। वो हर सड़क के कोने पर एक पुलिस अफसर तयनात नहीं कर सकते थे और बेपर्दा औरतों के साथ अवामी महाज आराइयों ने कभी कभार मुजाहिमत और नाराजगी को जन्म दिया। 2022 में ईरान ने हिजाब के कवानीन को नाफिज करने का बड़ा काम मुल्कगीर फेशियल रिकग्निशन एल्गोरिदम्स के एक निज़ाम के सुपुर्द कर दिया, जो जिस्मानी जगहों और ऑनलाइन माहौल दोनों पर मुसलसल निगरानी करता है। एक आलैज़ ईरानी अहलकार ने वजाहत की कि यह निज़ाम नामुनासिब और गैर मामूली हरकत की शनाख्त करेगा, जिसमें हिजाब के कवानीन की पाबंदी न करना भी शामिल है। ईरान की पार्लिमानी, कानूनी और अदालती कमेटी के सरबराह मौसा घाजन फाराबादी ने एक और इंटरव्यू में कहा कि चेहरा रिकॉर्ड करने वाले कैमरों का इस्तेमाल इस काम को मुनज़्ज़म तरीके से नाफिज कर सकता है और पुलिस की मौजूदगी को कम कर सकता है, जिसके नतीजे में पुलिस और शहरियों के दरमियान मजीद कोई तसादुम नहीं होगा। इसके फौरन बाद 16 सितंबर 2022 को 22 साला महसा अमीनी को हिजाब सही तरीके से न पहनने पर गिरफ्तार किए जाने के बाद ईरानी इखलाकी पुलिस की हिरासत में मौत हो गई। एहतजाज की एक लहर फूट पड़ी, जिसे वुमन लाइफ फ्रीडम तहरीक के नाम से जाना गया। लाखों खवातीन और लड़कियों ने अपने सर के स्कार्फ उतारे और कुछ ने अवामी तौर पर अपने हिजाब जलाए और आग के गिर्द रक्स किया। एहतजाज को दबाने के लिए ईरानी हुक्काम ने एक बार फिर अपने AI सर्वेलेंस सिस्टम का रुख किया, जो फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर, जियो लोकेशन, वेब ट्रैफिक के तज्जिए और पहले से मौजूद डेटा बेसिस पर इन्हिसार करता है। पूरे ईरान में 19,000 से जायद अफराद को गिरफ्तार किया गया और 500 से जायद को हलाक कर दिया गया। 8 अप्रैल 2023 को ईरान के पुलिस सरबराह ने ऐलान किया कि 15 अप्रैल 2023 से शुरू होकर फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए एक नई शदीद मुहिम चलाई जाएगी। खास तौर पर एल्गोरिथम्स आइंदा से इन खवातीन की शनाख्त करेंगे जो गाड़ी में सफर के दौरान सर का स्कार्फ न पहनने का इंतखाब करती हैं, और खुद बखुद उन्हें एक SMS वार्निंग जारी की जाएगी। अगर कोई खातून इस खिलाफ वर्जी को दोहराते हुए पकड़ी गई तो उसे एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए अपनी कार को इमोबिलाइज करने का हुक्म दिया जाएगा, और अगर उसने उसकी तामील ना की तो कार को जब्त कर लिया जाएगा। 2 माह बाद 14 जून 2023 को ईरान की पुलिस के तर्जमान ने फख्र से बताया कि खुदकार निगरानी के निज़ाम ने तकरीबन 10 लाख SMS वार्निंग मैसेजेस उन खवातीन को भेजे हैं जो अपनी निजी गाड़ियों में बेपर्दा पाई गई थीं। ये निज़ाम बज़ाहिर खुद बखुद ये तयन करने के काबिल था कि वो एक बेपर्दा खातून को देख रहा है, न कि एक मर्द को खातून की शनाख्त कर रहा था और उसका सेल फोन नंबर हासिल कर रहा था। इस निज़ाम ने मजीद 2 हफ्तों के लिए गाड़ियों को इमोबिलाइज करने का मुतालबा करने वाले 174 SMS मैसेजेस जारी किए, 2000 कारें जब्त की और 400 से जायद बार बार खिलाफ वर्जी करने वालों को अदलिया के सुपुर्द किया। 52 साला खातून मरियम ने एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ निगरानी के निज़ाम के साथ अपने तजर्बे को शेयर किया। पहली बार जब मुझे ड्राइविंग के दौरान सर का स्कार्फ न पहनने पर वार्निंग मिली, मैं एक चौराहे से गुजर रही थी जब एक कैमरे ने तस्वीर ली और मुझे फौरन एक वार्निंग टेक्स्ट मैसेज मौसूल हुआ। दूसरी बार मैंने कुछ खरीदारी की थी और मैं सामान गाड़ी में रख रही थी। मेरा स्कार्फ गिर गया और मुझे एक पैगाम मौसूल हुआ जिसमें कहा गया था कि लाजमी पर्दे के कवानीन की खिलाफ वर्जी की वजह से मेरी गाड़ी को 15 दिन की मुद्दत के लिए सिस्टमैटिक इम्पाउंडमेंट का निशाना बनाया गया है। मुझे नहीं मालूम था कि इसका क्या मतलब है। मैंने लोगों से पूछा और रिश्तेदारों के जरिए मालूम हुआ कि इसका मतलब है कि मुझे अपनी कार को 15 दिन के लिए इमोबिलाइज करना होगा। मरियम की गवाही से जाहिर होता है कि AI अपने धमकी आमेज पैगामात सेकंडों के अंदर भेजता है, जिसमें किसी इंसान को तरीक़ाकार का जायजा लेने और उसकी इजाजत देने का वक्त नहीं मिलता। सजाएं गाड़ियों को इमोबिलाइज करने या जब्त करने से कहीं ज्यादा थीं। एमनेस्टी की 26 जुलाई 2023 की रिपोर्ट ने इंकिशाफ किया कि बड़े पैमाने पर निगरानी की कोशिश के नतीजे में बेशुमार खवातीन को यूनिवर्सिटियों से मुअत्तल या निकाल दिया गया है।
उन्हें फाइनल इम्तिहानात में बैठने से रोक दिया गया है और बैंकिंग खदमात और अवामी ट्रांसपोर्ट तक रसाई से इनकार कर दिया गया है। वो कारोबार जिन्होंने अपने मुलाजिमीन या सारिफीन के दरमियान हिजाब के कानून को नाफिज नहीं किया, उन्हें भी नुकसान उठाना पड़ा। एक आम मामले में तेहरान के मशरिक में वाक़ लैंड ऑफ हैप्पीनेस अम्यूजमेंट पार्क में एक खातून मुलाजिम की बगैर हिजाब के तस्वीर ली गई और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगी। सजा के तौर पर ईरानी हुक्काम ने लैंड ऑफ हैप्पीनेस को बंद कर दिया। मजमूई तौर पर एमनेस्टी ने रिपोर्ट किया कि हुक्काम ने लाजमी पर्दे के कवानीन को नाफिज न करने पर सैकड़ों सयाहती मकामात, होटलों, रेस्तोरानों, फार्मेसियों और शॉपिंग सेंटर्स को बंद कर दिया। सितंबर 2023 में महसा अमीनी की मौत की बरसी पर ईरान की पार्लियामेंट ने एक नया और ज्यादा सख्त हिजाब बिल मंजूर किया। नए कानून के मुताबिक जो खवातीन हिजाब पहनने में नाकाम रहती हैं, इन्हें भारी जुर्मानों और 10 साल तक कैद की सजा दी जा सकती है। उन्हें इजाफी सजाओं का सामना भी करना पड़ता है, जिनमें कारें और मुवासलाती आलात की जब्ती, ड्राइविंग पर पाबंदी, तनख्वाह और रोजगार के फवाइद में कटौती, काम से बरतरफी और बैंकिंग खिदमात तक रसाई से मुमानियत शामिल है। वो कारोबारी मालकान जो अपने मुलाजिमीन या सारिफीन के दरमियान हिजाब के कानून को नाफिज नहीं करते, उन्हें अपने मुनाफे के 3 माह तक का जुर्माना हो सकता है और उन्हें मुल्क छोड़ने या 2 साल तक अवामी या ऑनलाइन सरगर्मियों में हिस्सा लेने से रोका जा सकता है। नया बिल न सिर्फ खवातीन को निशाना बनाता है, बल्कि उन मर्दों को भी जो ऐसे नुमाया कपड़े पहनते हैं जो सीने से नीचे या टखनों से ऊपर के जिस्म के हिस्सों को दिखाते हैं। आखिर में कानून हुक्म देता है कि ईरानी पुलिस को फिक्स्ड और मोबाइल कैमरास जैसे आलात का इस्तेमाल करते हुए गैर कानूनी रवैये के मुर्तकिब अफराद की शनाख्त के लिए AI सिस्टम्स बनाना और उन्हें मजबूत करना चाहिए। आने वाले सालों में बहुत से लोग मुकम्मल निगरानी के निज़ाम के तहत जिंदगी गुजार रहे होंगे, जो सोज़ेस्क्यू के रोमानिया को लिबर्टेरियन यूटोपिया की तरह दिखाएगा। निगरानी की अक़साम, वैराइटीज ऑफ सर्वेलेंस। जब हम निगरानी के बारे में बात करते हैं तो हम आमतौर पर रियासत के ज़ेर इंतज़ाम आलात के बारे में सोचते हैं, लेकिन 21वीं सदी में निगरानी को समझने के लिए हमें याद रखना चाहिए कि निगरानी कई दूसरी शक्लें भी इख्तियार कर सकती है। मिसाल के तौर पर हासिद पार्टनर्स हमेशा ये जानना चाहते थे कि उनके शरीक हयात हर लम्हे कहाँ हैं और मामूलात से किसी भी छोटी सी इन्हराफ की वजाहत का मुतालबा करते थे। आज एक स्मार्टफोन और कुछ सस्ते सॉफ्टवेयर के साथ वो आसानी से इज़दवाजी आमरियतें, मैरिटल डिक्टेटरशिप्स कायम कर सकते हैं। वो हर बातचीत और हर नकलो हरकत की निगरानी कर सकते हैं, फोन लॉग्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट्स और वेब पेज सर्चेस को ट्रैक कर सकते हैं, और यहां तक कि एक शरीक हयात के फोन के कैमरों और माइक्रोफोन्स को जासूसी के आले के तौर पर फ़आल कर सकते हैं। यूएस में कायम नेशनल नेटवर्क टू एंड डोमेस्टिक वायलेंस ने पाया कि निस्फ से ज्यादा घरेलू बदसलूकी करने वाले इस तरह की स्टॉकवेयर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। यहां तक कि न्यूयॉर्क में भी एक शरीक हयात खुद को जेर निगरानी और महदूद पाता है, गोया वो एक टोटलिटेरियन स्टेट में रह रहे हों। मुलाजिमीन का बढ़ता हुआ फीसद, ऑफिस वर्कर्स से लेकर ट्रक ड्राइवरों तक, अब अपने आजरों के जरिए जेर निगरानी है। बॉस किसी भी लम्हे ये पता लगा सकते हैं कि मुलाजिमीन कहाँ हैं, वो बैतुल खला में कितना वक्त गुजारते हैं, क्या वो काम पर जाती ईमेल्स पढ़ते हैं और वो हर टास्क को कितनी तेजी से मुकम्मल करते हैं। कॉरपोरेशंस भी इसी तरह अपने सारिफीन की निगरानी कर रही हैं, उनकी पसंद और नापसंद को जानना चाहती हैं, मुस्तकबिल के रवैये की पेशगोई करना चाहती हैं और खतरात और मौक़े का अंदाजा लगाना चाहती हैं। मिसाल के तौर पर गाड़ियां अपने ड्राइवरों के रवैये की निगरानी करती हैं और ये डाटा इंश्योरेंस कंपनियों के एल्गोरिथम्स के साथ शेयर करती हैं, जो बुरे ड्राइवरों से वसूल किए जाने वाले प्रीमियम को बढ़ा देती हैं और अच्छे ड्राइवरों के लिए प्रीमियम कम कर देती हैं। अमेरिकी स्कॉलर शोशाना जुबॉफ ने इस मुसलसल फैलते हुए तिजारती निगरानी के निज़ाम को सर्वेलेंस कैपिटलिज्म का नाम दिया है। ऊपर से नीचे की निगरानी, टॉप डाउन सर्वेलेंस की उन तमाम अक़साम के अलावा पीयर टू पीयर सिस्टम्स भी मौजूद हैं जिनमें अफराद मुसलसल एक दूसरे की निगरानी करते हैं। मिसाल के तौर पर ट्रिप एडवाइजर कॉरपोरेशन एक आलमी निगरानी का निज़ाम बरकरार रखती है जो होटलों, छुट्टियों के किरायों, रेस्तोरानों और सयाहों की निगरानी करता है। 2019 में उसे 463 मिलियन मुसाफिरों ने इस्तेमाल किया, जिन्होंने 868 मिलियन जायजे और 8.6 बिलियन रिहाइश गाहों, रेस्तोरानों और सयाहती मकामात को ब्राउज किया। ये खुद सारिफीन है, न कि कोई पेचीदा AI एल्गोरिथम जो ये तय करते हैं कि आया कोई रेस्तोरां जाने के काबिल है। वो लोग जिन्होंने रेस्तोरां में खाना खाया, वो उसे 1 से 5 के स्केल पर स्कोर कर सकते हैं
और तस्वीर और तहरीरी जायजे भी शामिल कर सकते हैं। ट्रिप एडवाइजर एल्गोरिथम महज डेटा को जमा करता है, रेस्तरां के औसत स्कोर का हिसाब लगाता है, रेस्तरां को इसकी नौइयत के दूसरों के मुकाबले में रैंक करता है और नताइज को हर एक के देखने के लिए दस्तयाब करता है। एल्गोरिथम बैक वक्त मेहमानों को भी रैंक करता है। जायजे या सफरी मज़ामीन पोस्ट करने पर सार्फिन को 100 पॉइंट्स मिलते हैं। तस्वीर या वीडियोज अपलोड करने पर 30 पॉइंट्स, एक फॉर्म में पोस्ट करने पर 20 पॉइंट्स, इदारों को रेटिंग देने पर 5 पॉइंट्स और दूसरों के जायजों के लिए वोट देने पर 1 पॉइंट। इसके बाद सारिफीन को लेवल 1 300 पॉइंट से लेवल 6 10 पॉइंट्स तक रैंक किया जाता है और उसी के मुताबिक पर्क्स हासिल होते हैं। वो सारिफीन जो निज़ाम के कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं, मिसाल के तौर पर नस्ल परस्ताना तबसरे जमा करके या एक गैर मुनसिफाना बुरा जायजा लिखकर रेस्तरां को ब्लैक मेल करने की कोशिश करके उन्हें सजा दी जा सकती है या निज़ाम से मुकम्मल तौर पर निकाल दिया जा सकता है। ये पीयर टू पीयर सर्वेलेंस है। हर कोई मुसलसल दूसरे को ग्रेड कर रहा है। ट्रिप एडवाइजर को कैमरों और स्पाईवेयर में सरमायाकारी करने या हाइपर सोफिस्टिकेटेड बायोमेट्रिक एल्गोरिदम्स तैयार करने की जरूरत नहीं है। तकरीबन तमाम डेटा लाखों इंसानी सारिफीन के जरिए जमा कराया जाता है और तकरीबन तमाम काम उन्हीं के जरिए किया जाता है। ट्रिप एडवाइजर एल्गोरिथम का काम सिर्फ इंसानों की तरफ से पैदा करदा स्कोर्स को जमा करना और शाया करना है। ट्रिप एडवाइजर और इसी तरह के पीयर टू पीयर सर्वेलेंस सिस्टम्स रोजाना लाखों लोगों के लिए कीमती मालूमात फराहम करते हैं, जिससे छुट्टियों की मंसूबाबंदी करना और अच्छे होटलों और रेस्तरानों को तलाश करना आसान हो जाता है। लेकिन ऐसा करने में उन्होंने निजी और अवामी जगहों के दरमियान की सरहद को भी मुंतकिल कर दिया है। रिवायती तौर पर सारिफ और एक वेटर के दरमियान ताल्लुक एक निस्बतन निजी मामला था। एक बिस्ट्रो में दाखिल होने का मतलब एक नीम निजी जगह में दाखिल होना और वेटर के साथ एक नीम निजी ताल्लुक कायम करना था। जब तक कोई जुर्म न किया जाता, मेहमान और वेटर के दरमियान जो कुछ होता वो सिर्फ उनका मामला था। अगर वेटर बदतमीज था या कोई नस्ल परस्ताना तबसरा करता था तो आप हंगामा कर सकते थे और शायद अपने दोस्तों को वहां ना जाने के लिए कह सकते थे, लेकिन बहुत कम लोग उसके बारे में सुनते। पीयर टू पीयर सर्वेलेंस नेटवर्क्स ने इस प्राइवेसी के एहसास को मिटा दिया है। अगर अमला किसी सारिफ को खुश करने में नाकाम रहता है तो रेस्तरां को एक बुरा जायजा मिलेगा जो आने वाले सालों में हजारों मुमकिना सारिफीन के फैसले को मुतासिर कर सकता है, अच्छे या बुरे के लिए। ताकत का तवाजुन सारिफीन के हक में झुक जाता है, जबकि अमला खुद को पहले से कहीं ज्यादा अवामी नजर के सामने पाता है। जैसा कि मुसन्निफ और सहाफी लिंडा किंसलर ने कहा, ट्रिप एडवाइजर से पहले सारिफ सिर्फ बराए नाम बादशाह था, उसके बाद वो एक हकीकी जालिम बन गया जिसके पास जिंदगी बनाने या बिगाड़ने की ताकत है। प्राइवेसी का यही नुकसान आज लाखों टैक्सी ड्राइवरों, हजामों, ब्यूटेशियंस और दीगर सर्विस प्रोवाइडर्स भी महसूस कर रहे हैं। माजी में एक टैक्सी या बार्बर शॉप में कदम रखने का मतलब किसी की निजी जगह में कदम रखना था। अब जब सारिफीन आपकी टैक्सी या बार्बर शॉप में आते हैं तो वो अपने साथ कैमरे, माइक्रोफोन, एक निगरानी का नेटवर्क और हजारों मुमकिना नाजरीन लाते हैं। ये एक गैर सरकारी पीयर टू पीयर सर्वेलेंस नेटवर्क की बुनियाद है। सोशल क्रेडिट सिस्टम। द सोशल क्रेडिट सिस्टम पीयर टू पीयर सर्वेलेंस सिस्टम्स आमतौर पर एक मजमूई स्कोर का तयन करने के लिए कई पॉइंट्स को जमा करके काम करते हैं। निगरानी के नेटवर्क की एक और किस्म इस स्कोर लॉजिक को उसके हतमी नतीजे तक ले जाती है। ये सोशल क्रेडिट सिस्टम है जो लोगों को हर चीज के लिए पॉइंट्स देने और एक मजमूई जाती स्कोर तैयार करने की कोशिश करता है जो हर चीज को मुतासिर करेगा। आखिरी बार इंसानों ने ऐसा महत्वाकांक्षी पॉइंट सिस्टम 5000 साल पहले मेसोपोटामिया में ईजाद किया था, जब पैसा ईजाद हुआ था। सोशल क्रेडिट सिस्टम के बारे में सोचने का एक तरीका यह है कि ये एक नई किस्म का पैसा है। पैसा वो पॉइंट्स हैं जो लोग बाज मसनूआत और खिदमात को बेचकर जमा करते हैं और फिर उन्हें दीगर मसनूआत और खिदमात को खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ ममालिक अपने पॉइंट्स को डॉलर्स कहते हैं, जबकि दूसरे ममालिक उन्हें यूरोज, यन या रनमैन भी कहते हैं। पॉइंट सके, नोट या एक डिजिटल बैंक अकाउंट में बट्स की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। पॉइंट्स बजाते खुद जाहिर है अंदरूनी तौर पर बेकीमत हैं। आप सके नहीं खा सकते या नोट नहीं पहन सकते। उनकी कदर इस हकीकत में है कि वो अकाउंटिंग टोकन्स के तौर पर काम करते हैं जिसे मुआशरा हमारे इनफरादी स्कोर्स का रिकॉर्ड रखने के लिए इस्तेमाल करता है। पैसे ने इक्तिसादी ताल्लुकात, समाजी तामुलात और इंसानी नफ्सियात में इनकलाब बर्पा किया, लेकिन निगरानी की तरह पैसे की भी अपनी हुदूद रही हैं और ये हर जगह नहीं पहुंच सका।
यहां तक कि सबसे ज्यादा सरमायादाराना मुआशरों में भी हमेशा ऐसी जगहें रही हैं जहां पैसा दाखिल नहीं हुआ, और हमेशा बहुत सी ऐसी चीजें रही हैं जिनकी माली कदर नहीं थी। एक मुस्कुराहट की कीमत कितनी है? एक शख्स अपने दादा दादी से मिलने के लिए कितने पैसे कमाता है? उन चीजों को स्कोर करने के लिए जो पैसा नहीं खरीद सकता, एक मुतबादिल गैर मालियाती निजाम था जिसे मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं: इज्जत, हैसियत, साख। सोशल क्रेडिट सिस्टम जिस चीज की तलाश में है वो साख की मार्केट की एक मेयारी कीमत है। सोशल क्रेडिट एक नया पॉइंट सिस्टम है जो यहां तक कि मुस्कुराहटों और खानदानी मुलाकातों को भी दुरुस्त कदरें तफवीज करता है। ये समझने के लिए कि ये कितना इनकलाबी और दौर रस है, आइए मुख्तसर तौर पर जायजा लेते हैं कि साख की मार्केट अब तक पैसे की मार्केट से किस तरह मुख्तलिफ रही है। ये हमें ये समझने में मदद देगा कि अगर पैसे की मार्केट के असूल अचानक साख की मार्केट तक बढ़ा दिए जाएं तो समाजी ताल्लुकात का क्या हो सकता है। पैसे और साख के दरमियान एक बड़ा फर्क ये है कि पैसा दुरुस्त हिसाबात पर मबनी एक रियाजियाती साख्त रहा है, जबकि साख का दायरा दुरुस्त अददी तशखीस के लिए मुजाहिम रहा है। मिसाल के तौर पर कुरूने वस्तीस के अशराफिया ने खुद को ड्यूक्स, काउंट्स और वाइस काउंट्स जैसे दर्जा बंदी के मरातब में ग्रेड किया, लेकिन कोई भी साख के पॉइंट्स नहीं गिन रहा था। कुरूने वस्तीस की एक मार्केट में सारिफीन आमतौर पर जानते थे कि उनकी पर्स में कितने सके हैं और स्टालों में हर मसनूआत की कीमत क्या है। पैसे की मार्केट में कोई सुका उन गुना नहीं जाता। इसके बरक्स कुरूने वस्तीस की एक साख की मार्केट में नाइट्स ये नहीं जानते थे कि मुख्तलिफ आमाल से कितनी इज्जत के पॉइंट्स हासिल हो सकते हैं, और ना ही वो अपने मजमूई स्कोर के बारे में यकीन कर सकते थे। क्या जंग में बहादुरी से लड़ने पर एक नाइट को 10 इज्जत के पॉइंट्स मिलेंगे या 100? और क्या होगा अगर किसी ने उनकी बहादुरी को देखा और रिकॉर्ड नहीं किया? दर हकीकत यहां तक कि ये फर्ज करते हुए कि उसे देखा गया, मुख्तलिफ लोग इसे मुख्तलिफ कदरें तफवीज कर सकते हैं। दुरुस्तगी की ये कमी निजाम में कोई खामी नहीं थी, बल्कि एक अहम खुसूसियत थी। हिसाब लगाना चालाक और साजिशी होने का मुतरादिफ था। बाइज्जत अमल करना बैरूनी इनामात के हुसूल की बजाय एक अंदरूनी खूबी की अक्कासी करना था। मोहतात पैसे की मार्केट और गैर वाज़ेह साख की मार्केट के दरमियान ये फर्क अब भी गालिब है। एक बिस्ट्रो का मालिक हमेशा देखता है और शिकायत करता है अगर आप अपने खाने की पूरी कीमत अदा नहीं करते। मेनू पर हर चीज की एक दुरुस्त कीमत होती है, लेकिन मालिक को कैसे पता चलेगा कि क्या मुआशरा उनकी तरफ से किए गए किसी अच्छे काम को रजिस्टर करने में नाकाम रहा? वो किस से शिकायत कर सकते हैं अगर किसी बूढ़े सारिफ की मदद करने या एक बदतमीज सारिफ के साथ गैर मामूली सब्र करने पर उन्हें मुनासिब तरीके से इनाम नहीं दिया गया? कुछ मामलात में वो अब ट्रिपएडवाइजर से शिकायत करने की कोशिश कर सकते हैं, जो पैसे की मार्केट और साख की मार्केट के दरमियान की हद को गिरा देता है। रेस्तुरानों और होटलों की गैर वाज़ेह साख को दुरुस्त पॉइंट्स के एक रियाजियाती निजाम में बदल देता है। सोशल क्रेडिट का ख्याल इस निगरानी के तरीक़ाकार को रेस्तुरानों और होटलों से हर चीज तक फैलाना है। सोशल क्रेडिट सिस्टम्स की सबसे इंतहाई किस्म में हर शख्स को एक मजमूई साख का स्कोर मिलता है जो उनके हर काम को मद्देनजर रखता है और उनके हर काम का तयन करता है। मिसाल के तौर पर आपको सड़क से कचरा उठाने के लिए 10 पॉइंट्स मिल सकते हैं। एक बूढ़ी औरत को सड़क पार कराने में मदद करने के लिए मजीद 20 पॉइंट्स मिल सकते हैं, और ड्रम बजाकर पड़ोसियों को परेशान करने पर 15 पॉइंट्स खो सकते हैं। अगर आपको काफी ज्यादा स्कोर मिलता है तो ये आपको ट्रेन टिकट खरीदने में तरजीह दे सकता है या यूनिवर्सिटी में दरखास्त देते वक्त आपको एक कदम आगे बढ़ा सकता है। अगर आपको कम स्कोर मिलता है तो मुमकिना आजर आपको नौकरी देने से इनकार कर सकते हैं और मुमकिना डेट्स आपकी पेशकदमी को मुस्तरद कर सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनियां ज्यादा प्रीमियम का मुतालिबा कर सकती हैं और जज सख्त सजाएं आयद कर सकते हैं। कुछ लोग सोशल क्रेडिट सिस्टम्स को मुआशरती हिमायत याफ्ता रवैये, प्रो सोशल बिहेवियर को इनाम देने, खुद गर्जाना कामों को सजा देने और ज्यादा रहम दिल और हम आहंग मुआशरे बनाने का एक तरीका देख सकते हैं। चीनी हुकूमत मिसाल के तौर पर वजाहत करती है कि उसके सोशल क्रेडिट सिस्टम्स बदउनवानी, घोटालों, टैक्स चोरी, झूठे इश्तिहारात और जाली साजी से लड़ने में मदद कर सकते हैं, और इस तरह अफराद, सारिफीन और कारपोरेशनों और शहरियों और हुकूमती इदारों के दरमियान ज्यादा एतमाद कायम कर सकते हैं। दूसरे लोग ऐसे निज़ामों को जो हर समाजी अमल को दुरुस्त कदरे मुख्तस करते हैं, तजलील आमेज और गैर इंसानी पा सकते हैं। इससे भी बदतर एक जामे सोशल क्रेडिट सिस्टम प्राइवेसी को खत्म कर देगा और मुअस्सिर तरीके से जिंदगी को एक कभी न खत्म होने वाले जॉब इंटरव्यू में बदल देगा।
कुछ भी जो आप करते हैं किसी भी वक्त कहीं भी आपके नौकरी हासिल करने, बैंक लोन, शौहर या कैद की सजा के इम्कानात को मुतासिर कर सकता है। आप एक कॉलेज पार्टी में नशे में थे और कुछ कानूनी लेकिन शर्मनाक किया। आपने एक सियासी मुजाहिरे में हिस्सा लिया। आप किसी ऐसे शख्स के दोस्त हैं जिसका क्रेडिट स्कोर कम है। ये आपके जॉब इंटरव्यू या मुजरिमाना सजा का हिस्सा होगा, कलील मुद्दती और यहां तक के दिहाइयों बाद भी। सोशल क्रेडिट सिस्टम इस तरह एक कलियत पसंद कंट्रोल सिस्टम बन सकता है। बिलाशुबा साख की मार्केट ने हमेशा लोगों को कंट्रोल किया है और उन्हें मुरव्वजा समाजी उसूलों के मुताबिक बनाया है। ज्यादातर मुआशरों में लोग हमेशा पैसा खोने से भी ज्यादा इज्जत खोने से डरते रहे हैं। मुआशी परेशानी की निस्बत शर्म और नदामत की वजह से बहुत ज्यादा लोग खुदकुशी करते हैं। यहां तक कि जब लोग अपनी नौकरी से निकाले जाने या उनके कारोबार के दिवालिया होने के बाद खुद को मार डालते हैं तो उन्हें आम तौर पर उसमें शामिल है समाजी जिल्लत की वजह से किनारे पर धकेला जाता है, बजाय उसके कि मुआशी मुश्किलात की वजह से। लेकिन साख की मार्केट की गैर यकीनी और जहनीत ने पहले कलियत पसंदाना कंट्रोल के लिए उसकी सलाहियत को महदूद कर दिया है। चूंकि कोई भी हर समाजी तामुल की दुरुस्त कद्र नहीं जानता था और चूंकि कोई भी तमाम तामुलात पर नजर नहीं रख सकता था, इसलिए हथकंडा के लिए काफी गुंजाइश थी। जब आप एक कॉलेज पार्टी में जाते थे तो आप इस तरह से बर्ताव कर सकते थे जिसने आपके दोस्तों का एहतराम हासिल किया, बगैर ये फिक्र किए कि मुस्तकबिल के आजर क्या सोचेंगे। जब आप एक जॉब इंटरव्यू में जाते थे तो आप जानते थे कि आपका कोई दोस्त वहां नहीं होगा, और जब आप घर पर फुहश मवाद देख रहे थे तो आप फर्ज करते थे कि ना तो आपके बॉस और ना ही आपके दोस्त जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। जिंदगी को अलहदा साख के दायरों में तकसीम किया गया है, जिसमें अलहदा हैसियत के मुकाबले सेपरेट स्टेटस कॉम्पिटिशन्स थे, और बहुत से ऑफ गार्ड लम्हात भी थे जब आपको किसी भी हैसियत के मुकाबले में मशगूल होने की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल इसीलिए कि हैसियत का मुकाबला इतना अहम है, ये इंतहाई दबाव का बायस भी है। लिहाजा न सिर्फ इंसान बल्कि बंदर जैसे दूसरे समाजी जानवर भी हमेशा उससे कुछ मोहलत का खैर मुकद्दम करते रहे हैं। बदकिस्मती से सोशल क्रेडिट एल्गोरिथम्स हर जगह की निगरानी की टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर अब तमाम हैसियत के मुकाबलों को एक वाहिद कभी न खत्म होने वाली दौड़ में जम करने की धमकी देते हैं। यहां तक कि अपने घरों में या एक आरामदेह छुट्टी से लुत्फ अंदोज होने की कोशिश के दौरान भी लोगों को हर अमल और लफ्ज के बारे में इंतहाई मोहतात रहना पड़ेगा, गोया वो लाखों लोगों के सामने स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हों। ये एक नाकाबिले यकीन हद तक दबाव वाला तर्ज जिंदगी पैदा कर सकता है, जो लोगों की फलाह व बहबूद के साथ साथ मुआशरे के काम काज के लिए भी तबाहकुन है। अगर डिजिटल ब्यूरोक्रेट्स हर वक्त हर किसी पर नजर रखने के लिए एक दुरुस्त पॉइंट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो उभरती हुई साख की मार्केट प्राइवेसी को खत्म कर सकती है और लोगों को पैसे की मार्केट ने कभी भी इससे ज्यादा मजबूती से कंट्रोल कर सकती है। हमेशा ऑन ऑलवेज ऑन इंसान नामियाती मखलूक हैं जो चक्करदार हयातियाती वक्त के मुताबिक रहते हैं। कभी हम जागते हैं, कभी हम सोते हैं। शदीद सरगर्मी के बाद हमें आराम की जरूरत होती है। हम बढ़ते और घटते हैं। इंसानों के नेटवर्क्स भी इसी तरह हयातियाती चक्रों से मशरूत हैं। वो कभी ऑन होते हैं और कभी ऑफ। जॉब इंटरव्यू हमेशा नहीं चलते। पुलिस एजेंट 24 घंटे काम नहीं करते। ब्यूरोक्रेट्स छुट्टियां लेते हैं। यहां तक कि पैसे की मार्केट भी इन हयातियाती चक्रों का एहतराम करती है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पीर से जुमा तक सुबह सुबह के 9:30 बजे से शाम सुबह के 4 बजे तक खुला रहता है और आजादी के दिन और नए साल के दिन जैसी छुट्टियों पर बंद रहता है। अगर जुमा की शाम सुबह के 4:01 बजे जंग छुड़ जाती है तो मार्केट उस पर पीर की सुबह तक कोई रद्द अमल जाहिर नहीं करेगी। इसके बरक्स कंप्यूटरों का नेटवर्क हमेशा ऑन रह सकता है। नतीजतन कंप्यूटर इंसानों को एक नई किस्म के वजूद की तरफ धकेल रहे हैं जिसमें हम हमेशा जुड़े रहते हैं और हमेशा जेरे निगरानी रहते हैं। कुछ सियाक व सिबाक में, जैसे सेहत की देखभाल में, ये एक नेमत हो सकती है। दूसरे सियाक व सिबाक में, जैसे कुल्लियत पसंद रियासतों के शहरियों के लिए, ये एक तबाही हो सकती है। यहां तक कि अगर नेटवर्क मुमकिना तौर पर बेजरर है तो सिर्फ ये हकीकत कि ये हमेशा ऑन रहता है इंसानों जैसी नामियाती हस्तियों के लिए नुकसानदेह हो सकती है, क्योंकि ये हमें मुनक़ते होने और आराम करने के मौके छीन लेगी। अगर एक जानदार को कभी आराम करने का मौका नहीं मिलता तो वो बिलाखिर ढह जाता है और मर जाता है। लेकिन हम एक बेरहम नेटवर्क को कैसे आहिस्ता करने और हमें कुछ वक्फे देने के लिए कहेंगे?
हमें कंप्यूटर नेटवर्क को मुआशरे का मुकम्मल कंट्रोल लेने से रोकने की जरूरत है, न सिर्फ हमें छुट्टी देने के लिए। वक्फे इससे भी ज्यादा अहम है ताकि हमें नेटवर्क को दुरुस्त करने का मौका मिले। अगर नेटवर्क एक तेज रफ्तार से इर्तिका पजीर होता रहता है तो गलतियां उससे कहीं ज्यादा तेजी से जमा हो जाएंगी जितनी तेजी से हम उन्हें शनाख्त और दुरुस्त कर सकते हैं। क्योंकि अगरचे नेटवर्क बेरहम और हर जगह मौजूद है, ये गलती करने के काबिल भी है। हाँ, कंप्यूटर हमारे बारे में डेटा की गैर मामूली मिकदार जमा कर सकते हैं जो हमें 24 घंटे देखते हैं। और हाँ, वो डेटा के समंदर में इंसानों से बढ़कर कारकर्दगी के साथ नमूनों की शनाख्त कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्यूटर नेटवर्क हमेशा दुनिया को दुरुस्त तौर पर समझेगा। मालूमात सच्चाई नहीं है। एक मुकम्मल निगरानी का निज़ाम दुनिया और इंसानों के बारे में एक बहुत ही मस्कशुदा समझ तश्कील दे सकता है। दुनिया और हमारे बारे में सच्चाई दरियाफ्त करने के बजाय नेटवर्क अपनी अजीम ताकत को एक नई किस्म का आलमी निज़ाम बनाने और उसे हम पर मुसल्लत करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। बाब 8 गलती का शिकार। नेटवर्क अक्सर गलत होता है। द गुलाग आर्किपेलागो 1973 में अलेक्सांडर सोल्जेनित्सिन ने सोवियत लेबर कैंपों की तारीख और उन्हें बनाने और बरकरार रखने वाले इंफॉर्मेशन नेटवर्क का हाल बयान किया है। वो जुज़वी तौर पर अपने तल्खज़ाती तजर्बे की बुनियाद पर लिख रहे थे। जब सोल्जेनित्सिन ने दूसरी जंग अजीम के दौरान रेड आर्मी में कप्तान के तौर पर खिदमात अंजाम दी तो वो एक स्कूल के दोस्त के साथ ज़ाती खत्तो किताबत रखते थे जिसमें वो कभी कभार स्टालिन पर तनकीद करते थे। महफूज रहने की खातिर उन्होंने आमर का नाम नहीं लिया और सिर्फ मूंछों वाले आदमी के बारे में बात की। उससे उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। उनके खतूत को खुफिया पुलिस ने पकड़ लिया और पढ़ा, और फरवरी 1945 में जब वो जर्मनी में फ्रंट लाइन पर खिदमात अंजाम दे रहे थे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने अगले 8 साल लेबर कैंपों में गुजारे। सोल्जेनित्सिन की मेहनत से हासिल की गई बहुत सी बसीरतें और कहानियां 21वीं सदी में इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स की तरक्की को समझने के लिए आज भी अहमियत की हामिल हैं। एक कहानी मास्को सूबे में 1930 की दिहाई के आखिर में स्टालिनिस्ट ग्रेट टेरर के उरूज पर एक जिले पार्टी कॉन्फ्रेंस के वाकयात को बयान करती है। स्टालिन को खिराज तहसीन पेश करने के लिए एक आवाज लगाई गई और सामईन, जो यकीनन जानते थे कि उन पर गहरी नजर रखी जा रही है, तालियां बजाने लगे। 5 मिनट की तालियों के बाद हथेलियां दुखने लगी थीं और उठे हुए बाजू पहले ही दर्द कर रहे थे और बूढ़े लोग थकन से हाँप रहे थे। ताहम कौन पहले रुकने की हिम्मत करेगा? सोल्जेनित्सिन वजाहत करते हैं कि एनकेवीडी के अहलकार हॉल में खड़े तालियां बजा रहे थे और ये देखने के लिए नजर रखे हुए थे कि कौन पहले रुकेगा। ये जारी रहा 6 मिनट तक, फिर 8, फिर 10। अब वो उस वक्त तक नहीं रुक सकते थे जब तक कि वो दिल के दौरे से गिर ना जाए। अपने चेहरों पर बनावटी जोश के साथ एक दूसरे को हल्की सी उम्मीद से देखते हुए जिले रहनुमा तालियां बजाते ही चले गए जब तक कि वो वहीं खड़े न हो जाते। आखिरकार 11 मिनट बाद एक कागज फैक्ट्री के डायरेक्टर ने अपनी जान हथेली पर रखकर तालियां बजाना बंद किया और बैठ गए। बाकी सबने फौरन तालियां बजाना बंद कर दें और वो भी बैठ गए। इसी रात खुफिया पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 10 साल के लिए गुलाग भेज दिया। इनके तफ्तीशकार ने उन्हें याद दिलाया, तालियां बजाना कभी भी सबसे पहले मत रोकना। ये कहानी इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स और खास तौर पर सर्वेलेंस सिस्टम्स के बारे में एक अहम और परेशान कुन हकीकत को जाहिर करती है। जैसा कि पिछले अबवाब में बहस की गई है, सादा नजरिए के बरअक्स मालूमात को अक्सर सच्चाई दरियाफ्त करने के बजाय ऑर्डर कायम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बज़ाहिर मास्को कॉन्फ्रेंस में स्टालिन के एजेंटों ने ताली बजाने का टेस्ट सामईन के बारे में सच्चाई जानने के एक तरीके के तौर पर इस्तेमाल किया। ये एक वफादारी का इम्तिहान था जिसका मफरूजा था कि आप जितनी देर ताली बजाएंगे इतना ही ज्यादा आप स्टालिन से मोहब्बत करते हैं। बहुत से सियाक व सिबाक में ये मफरूजा गैर माकूल नहीं है, लेकिन 1930 की दिहाई के आखिर में मास्को के सियाक व सिबाक में तालियों की नौयत बदल गई। चूंकि कॉन्फ्रेंस के शुरका जानते थे कि उन्हें देखा जा रहा है और चूंकि वो अदम वफादारी के किसी भी इशारे के नताइज जानते थे, इसलिए उन्होंने मोहब्बत के बजाय खौफ से तालियां बजाएं। कागज फैक्ट्री के डायरेक्टर पहले रुकने वाले इसलिए नहीं होंगे कि वो सबसे कम वफादार थे, बल्कि शायद इसलिए कि वो सबसे ज्यादा ईमानदार थे, या महज इसलिए कि उनके हाथ सबसे ज्यादा दिख रहे थे। जहां ताली बजाने के टेस्ट ने लोगों के बारे में सच्चाई दरियाफ्त नहीं की, वहीं ये नज़्म ज़ब्त नाफिज करने और लोगों को एक खास तरीके से बर्ताव करने पर मजबूर करने में मुअस्सर था।
वक्त के साथ साथ ऐसे तरीकों ने गुलामाना रवैया, मुनाफिकत और बेहिस्सी को परवान चढ़ाया। ये वो था जो सोवियत इंफॉर्मेशन नेटवर्क ने कई दहाइयों तक करोड़ों लोगों के साथ किया। क्वांटम मैकेनिक्स में सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मुशाहिदा करने का अमल उनके रवैये को बदल देता है। इंसानों का मुशाहिदा करने के अमल के साथ भी ऐसा ही है। हमारे टूल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने ज्यादा ताकतवर होंगे, पोटेंशियल इंपैक्ट उतना ही ज्यादा होगा। सोवियत हुकूमत ने तारीख के सबसे ज्यादा खौफनाक इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स में से एक तश्कील दिया। उसने अपने शहरियों के बारे में बहुत बड़ी मिकदार में डेटा जमा और प्रोसेस किया। उसने ये दावीज भी किया कि मार्क्स, एंगल्स, लेनिन और स्टालिन के अटल नजरियात इसे इंसानियत की गहरी समझ अता करते हैं। दर हकीकत सोवियत इंफॉर्मेशन नेटवर्क ने इंसानी फितरत के बहुत से अहम पहलुओं को नजरअंदाज किया और ये अपनी पॉलिसियों से अपने ही शहरियों पर होने वाले खौफनाक मसाइब के बारे में मुकम्मल तौर पर मुनकर था। हिकमत पैदा करने के बजाय उसने नज़्म ज़ब्त पैदा किया और इंसानों के बारे में आलमगीर सच्चाई जाहिर करने के बजाय उसने दर हकीकत एक नई किस्म का इंसान बनाया, होमो सोवियटिकस। जैसा कि मुनहरिफ सोवियत फलसफी और तंजनिगार अलेक्सांडर जिनोवियव ने तारीफ की, होमो सोवियटिकस गुलामाना और बेहिस इंसान थे जो किसी भी इनिशिएटिव या आज़ादाना सोच से आरी थे, हत्तीस की इंतहाई मुज़हिका खेज अहकामात की भी बेअमली से इताअत करते थे और अपने आमाल के नताइज से लाताल्लुक थे। सोवियत इंफॉर्मेशन नेटवर्क ने निगरानी, सजाओं और इनामात के जरिए होमो सोवियटिकस को तख्लीक किया। मिसाल के तौर पर कागज फैक्ट्री के डायरेक्टर को गलत भेजकर नेटवर्क ने दूसरे शुरका को यह इशारा दिया कि कन्फॉर्मिटी फायदेमंद है, जबकि कोई भी मुतनाज़ा काम सबसे पहले करना एक बुरा ख्याल था। अगरचे नेटवर्क इंसानों के बारे में सच्चाई दरियाफ्त करने में नाकाम रहा, लेकिन ये नज़्म ज़ब्त पैदा करने में इतना अच्छा था कि उसने दुनिया के एक बड़े हिस्से को फतह कर लिया। लाइक की आमरीयत, द डिक्टेटरशिप ऑफ द लाइक। एक मिलता जुलता अमल 21वीं सदी के कंप्यूटर नेटवर्क्स को मुतासिर कर सकता है, जो नई किस्म के इंसान और नई डिस्टोपिया पैदा कर सकता है। एक मिसाली मिसाल वो किरदार है जो लोगों को इंतहा पसंद बनाने में सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स ने अदा किया है। यकीनन एल्गोरिथम्स के इस्तेमाल करदा तरीके एनकेवीडी के तरीकों से बिल्कुल मुख्तलिफ रहे हैं और उनमें कोई बराह रास्त जबर या तशद्दुद शामिल नहीं था, लेकिन जिस तरह सोवियत खुफिया पुलिस ने निगरानी, इनामात और सजाओं के जरिए गुलामाना होमो सोवियटिकस को तख्लीक किया, इसी तरह फेसबुक और यूट्यूब एल्गोरिथम्स ने भी हमारी फितरत के बाज़ बुनियादी जज्बात को इनाम देकर, जबकि हमारे बेहतर जज्बों को सजा देकर इंटरनेट ट्रोल पैदा किए हैं। जैसा कि बाब 6 में मुख्तसरन वजाहत की गई है, इंतहा पसंदी का अमल उस वक्त शुरू हुआ जब कॉरपोरेशंस ने अपने एल्गोरिथम्स को सिर्फ म्यांमार में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में यूजर इंगेजमेंट बढ़ाने का काम सौंपा। मिसाल के तौर पर 2012 में सारिफीन यूट्यूब पर रोजाना तकरीबन 100 मिलियन घंटे वीडियोस देखते थे। ये कंपनी के एग्जेक्टिव्स के लिए काफी नहीं था, जिन्होंने अपने एल्गोरिथम्स के लिए एक पुरजोश हदफ मुकर्रर किया। 2016 तक रोजाना 1 बिलियन घंटे। लाखों लोगों पर ट्रायल एंड एरर के तजर्बात के जरिए यूट्यूब एल्गोरिथम्स ने वही पैटर्न दरियाफ्त किया जो फेसबुक एल्गोरिथम्स ने भी सीखा। आउटरीच एंगेजमेंट को बढ़ाता है, जबकि एतदाल मॉडरेशन का रुझान ऐसा नहीं है। चुनाचे यूट्यूब एल्गोरिथम्स ने लाखों नाजरीन को इंतहाई गैर माकूल साजिशी थ्योरीज, आउटरेजस कंस्पिरेसी थ्योरीज तजवीज करना शुरू कर दी, जबकि ज्यादा एतदाल पसंद मवाद, मॉडरेट कंटेंट को नजरअंदाज किया। 2016 तक सारिफीन वाकई यूट्यूब पर रोजाना 1 बिलियन घंटे देख रहे थे। यूट्यूबर्स जो खास तौर पर तवज्जो हासिल करने के ख्वाहिशमंद थे, उन्होंने देखा कि जब वो झूठ से भरी कोई इंतहाई गैर माकूल वीडियो, आउटरेजस वीडियो पोस्ट करते हैं तो एल्गोरिथम उन्हें मुतअद्दिद सारिफीन को वीडियो तजवीज करके और यूट्यूबर्स की मकबूलियत और आमदनी बढ़ाकर इनाम देता है। उसके बरक्स जब उन्होंने गुस्सा कम किया और सच्चाई पर कायम रहे तो एल्गोरिथम उन्हें नजरअंदाज करता था। इस तरह के रीइंफोर्समेंट लर्निंग के चंद महीनों के अंदर एल्गोरिथम ने बहुत से यूट्यूबर्स को ट्रोल्स में बदल दिया। उसके समाजी और सियासी नताइज दौरे-रस थे। मिसाल के तौर पर, जैसा कि सहाफी मैक्स फिशर ने अपनी 2022 की किताब द केओस मशीन में दस्तावेजी शक्ल दी। यूट्यूब एल्गोरिथम्स ब्राजीली फॉर राइट के उरूज और जैर बोल्सोनारो को एक मामूली शख्सियत से ब्राजील का सदर बनाने में एक अहम मुहर्रिक बन गए। अगरचे इस सियासी हलचल में मुआविन दीगर अवामिल भी थे, लेकिन ये बात काबिल जिक्र है कि बोल्सोनारो के बहुत से अहम हामी और माविनीन असल में यूट्यूबर्स थे जो एल्गोरिथमिक फजल के जरिए शोहरत और इक्तिदार तक पहुंचे।
एक आम मिसाल कार्लोस जॉर्डी की है, जो 2017 में नाइट्राई के छोटे से कस्बे में एक सिटी काउंसलर थे। पुरजोश जॉर्डी ने इश्तियाल अंगेज यूट्यूब वीडियोस बनाकर कौमी तवज्जो हासिल की, जिन्होंने लाखों व्यूज हासिल किए। उनकी वीडियोस ने मिसाल के तौर पर ब्राजीलियों को स्कूल के असातिज़ा की जानिब से बच्चों को ब्रेन वॉश करने और कदामत पसंद कंजर्वेटिव शागिर्दों को तंग करने की साजिशों के खिलाफ खबरदार किया। 2018 में जॉर्डी ने बोल्सोनारो के सबसे ज्यादा सरशार हामियों में से एक के तौर पर ब्राजीली चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज, ब्राजीलियन चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज, ब्राजीली कांग्रेस का एवान जीरे में एक सेट जीती। फिशर के साथ एक इंटरव्यू में जॉर्डी ने साफ कहा, अगर सोशल मीडिया ना होता तो मैं यहां ना होता और जैर बोल्सोनारो सदर ना होते। मुअख्खरुज़ ज़िक्र दावीज़ खुद गर्जाना मुबालगा आराई हो सकता है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सोशल मीडिया ने बोल्सोनारो के उरूज में अहम किरदार अदा किया। ब्राजील के चैम्बर ऑफ डिप्टीज में 2018 में एक और यूट्यूबर ने सेट जीती, जो MBL या फ्री ब्राजील मूवमेंट के रहनुमाओं में से एक किम कातागोरी थे। कातागोरी ने इब्तिदाई तौर पर फेसबुक को अपना मरकजी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया, लेकिन उनकी पोस्ट्स फेसबुक के लिए भी बहुत ज्यादा इंतहापसंद थीं, जिसने उनमें से कुछ को गलत मालूमात, डिसइंफॉर्मेशन की वजह से बैन कर दिया। चुनाचे कातागोरी ने ज्यादा इजाजत देने वाले परमिसिव यूट्यूब पर मुंतकिल कर दिया। साओ पालो में MBL हेडक्वार्टर्स में एक इंटरव्यू में कातागोरी के मुआविनीन और दीगर कारकुनों ने फिशर को वजाहत की, हमारे पास यहां कुछ है जिसे हम लाइक की आमरीत, द डिक्टेटरशिप ऑफ द लाइक कहते हैं। उन्होंने वजाहत की कि यूट्यूबर्स मुसलसल ज्यादा से ज्यादा इंतहा पसंद बनने का रुझान रखते हैं। झूठा और लापरवाह मवाद सिर्फ इसलिए पोस्ट करते हैं क्योंकि कोई चीज आपको व्यूज देगी, इंगेजमेंट देगी। एक बार जब आप वो दरवाजा खोल देते हैं तो पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि आपको हमेशा आगे बढ़ना पड़ता है। फ्लैट अर्दर्स, एंटी वैक्सर्स, सियासत में साजिशी थ्योरीज, ये एक ही रुझान है, आप इसे हर जगह देखते हैं। यकीनन यूट्यूब एल्गोरिथम्स खुद झूठ और साजिशी थ्योरीज ईजाद करने या इंतहा पसंद मवाद तख्लीक करने के जिम्मेदार नहीं थे। कम अज कम 2017 से 18 में ये काम इंसानों ने किए थे। ताहम एल्गोरिथम्स इंसानों को ऐसे तरीकों से बर्ताव करने की तरगीब देने और यूजर एंगेजमेंट को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए नतीजे में आने वाले मवाद को आगे बढ़ाने के जिम्मेदार थे। फिशर ने मुताद्दिद फॉर राइट कारकुनों को दस्तावेजी शक्ल दी, जो यूट्यूब एल्गोरिथम ने खुद बखुद चला दी गई वीडियोस देखने के बाद पहली बार इंतहा पसंदाना सियासत में दिलचस्पी लेने लगे। नाइट्राई में एक फॉर राइट कारकुन ने फिशर को बताया कि वो कभी भी किसी भी किस्म की सियासत में दिलचस्पी नहीं रखते थे, जब तक कि एक दिन यूट्यूब एल्गोरिथम ने खुद बखुद कातागोरी की सियासत पर एक वीडियो नहीं चला दी। उन्होंने वजाहत की, इससे पहले मेरा कोई नजरियाती सियासी पस मंजर नहीं था। उन्होंने एल्गोरिथम को मेरी सियासी तालीम फराहम करने का सोहरा दिया। ये बताते हुए कि दूसरे लोग तहरीक में कैसे शामिल हुए, उन्होंने कहा, हर किसी के साथ ऐसा ही था। यहां ज्यादातर लोग यूट्यूब और सोशल मीडिया से आए थे। इंसानों को जिम्मेदार ठहराएं, ब्लेम द ह्यूमंस। हम तारीख के एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जिसमें बड़े तारीखी अमल जुज़वी तौर पर गैर इंसानी जहानत के फैसलों की वजह से हो रहे हैं। यही वो चीज है जो कंप्यूटर नेटवर्क की गलती को इतना खतरनाक बनाती है। कंप्यूटर की गलतियां सिर्फ इस वक्त मुमकिना तौर पर तबाहकुन हो जाती हैं जब कंप्यूटर हिस्टोरिकल एजेंट्स बन जाते हैं। हम ये दलील पहले ही बाब 6 में दे चुके हैं, जब हमने फेसबुक के रोहिंग्या मुखालिफ नस्ली सफाई मुहिम, एंटी रोहिंग्या एथनिक क्लेंजिंग कैंपेन को भड़काने में किरदार का मुख्तसर जायजा लिया था। ताहम जैसा कि इस सियाक व सबाक में नोट किया गया है, बहुत से लोग बशमूल फेसबुक, यूट्यूब और दीगर टेक जायंट्स के कुछ मैनेजर्स और इंजीनियर्स इस दलील पर एतराज करते हैं। चूंकि ये पूरी किताब के मरकजी नुकात में से एक है, इसलिए बेहतर है कि इस मामले पर मजीद गहराई में जाएं और उस पर एतराजात का ज्यादा एहतियात से जायजा लें। फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक और दीगर प्लेटफॉर्म्स का इंतजाम करने वाले लोग मामूल के मुताबिक अपने एल्गोरिथम से इंसानी फितरत की तरफ इल्जाम मुंतकिल करके खुद को बुरी अल्जमा करने की कोशिश करते हैं। वो दलील देते हैं कि ये इंसानी फितरत है जो प्लेटफॉर्म्स पर तमाम नफरत और झूठ पैदा करती है। फिर टेक कंपनियां ये दावीज करती हैं कि आज़ादी इजहार की अक़दार से अपनी वाबस्तगी की वजह से वो हकीकी इंसानी जज्बात के इजहार को सेंसर करने में हिचकिचाते हैं। मिसाल के तौर पर 2019 में यूट्यूब की CEO सूजन वojcicki ने वजाहत की, जिस तरह से हम उसके बारे में सोचते हैं वो ये है, क्या ये मवाद हमारी किसी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी कर रहा है? क्या इसने नफरत, हिरासानी के लिहाज से किसी भी चीज की खिलाफ वर्जी की है? अगर ऐसा है तो हम इस मवाद को हटा देते हैं।
हम पॉलिसियों को सख्त और सख्त करते रहते हैं। हमें तनकीद भी मिलती है, वाज़ह तौर पर, इस बारे में कि आप आज़ादी इजहार की हदें कहाँ खींचते हैं, और अगर आप उसे बहुत सख्ती से खींचते हैं तो क्या आप मुआशरे की उन आवाज़ों को हटा रहे हैं जिन्हें सुना जाना चाहिए? हम आवाज़ों के एक वसी सेट को फ़आल करने, लेकिन ये भी यकीनी बनाने के दरमियान तवाज़ुन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आवाज़ें कवायद के एक सेट के तहत चलें जो मुआशरे के लिए सेहतमंद बातचीत हैं। फेसबुक के एक तर्जुमान ने इसी तरह अक्टूबर 2021 में कहा, हर प्लेटफॉर्म की तरह हम भी आज़ादाना इजहार और नुकसानदा तकरीर, सिक्योरिटी और दीगर मसाइल के दरमियान मुसलसल मुश्किल फैसले कर रहे हैं, लेकिन इन समाजी हुदूद को खींचना हमेशा मुंतखब रहनुमाओं पर छोड़ना बेहतर है। इस तरह टेक कंपनियां मुसलसल बहस को इंसानी साख्ता मवाद के मॉडरेटर्स के तौर पर अपने मफरूजा किरदार की तरफ मुंतकिल करती हैं और इस फ़आल किरदार को नजरअंदाज करती हैं जो उनके एल्गोरिथम्स बाज इंसानी जज्बात को परवान चढ़ाने और दूसरों को हौसला शिकनी करने में अदा करते हैं। क्या वो वाकई इससे बेखबर हैं? यकीनन नहीं। 2016 में एक अंदरूनी फेसबुक रिपोर्ट ने दरियाफ्त किया कि 64% तमाम इंतहा पसंद ग्रुपों में शमूलियत हमारी रिकमेंडेशन टूल्स की वजह से होती है। हमारे रिकमेंडेशन सिस्टम्स इस मसले को बढ़ाते हैं। अगस्त 2019 का एक खुफिया अंदरूनी फेसबुक मेमो जिसे विसल ब्लोअर फ्रांसिस हॉगन ने अफशा किया, में कहा गया था, हमारे पास मुख्तलिफ ज़राए से सबूत मौजूद हैं कि फेसबुक और उसके ऐप्स के खानदान पर नफरत अंगेज तकरीर, तकसीम कुन सियासी तकरीर और गलत मालूमात दुनिया भर के मुआशरों को मुतासिर कर रही हैं। हमारे पास ये कंपेलिंग एविडेंस भी मौजूद हैं कि हमारे कोर प्रोडक्ट मैकेनिक्स जैसे कि वायरलिटी, सिफारिशात और एंगेजमेंट के लिए ऑप्टिमाइज करना इसकी एक अहम वजह है कि ये किस्म की तकरीर प्लेटफॉर्म पर क्यों फलती फूलती है। दिसंबर 2019 के एक और इफ्शाशुदा दस्तावेज में नोट किया गया, करीबी दोस्तों और खानदान के साथ बातचीत के बरअक्स वायरलिटी एक नई चीज है जो हमने बहुत से माहौलियाती निज़ामों में मुतारिफ कराई है। और ये इसलिए होती है क्योंकि हम जानबूझकर कारोबारी वजूहात की बिना पर इसकी हौसला अफजाई करते हैं। दस्तावेज ने निशानदही की कि सेहत या सियासत जैसे ज्यादा खतरे वाले मौजूआत के बारे में मवाद को इंगेजमेंट की बुनियाद पर दर्जाबंदी करने से परवर्स इंसेंटिव्स और सालमियत के मसाइल पैदा होते हैं। शायद सबसे ज्यादा मलामत आमेज, उसने इंकशाफ किया, हमारे दर्जाबंदी के निज़ाम में न सिर्फ इस बात के लिए मखसूस अलग पेश गोइयां हैं कि आप किस चीज से अंगेज करेंगे, बल्कि इस बात के लिए भी कि हम क्या सोचते हैं कि आप आगे भेज सकते हैं ताकि दूसरे इससे अंगेज हों। बदकिस्मती से तहकीक ने जाहिर किया है कि शदीद गुस्सा और गलत मालूमात के वायरल होने का ज्यादा इम्कान होता है। इस अफशाशुदा दस्तावेज ने एक अहम सिफारिश की, चूंकि फेसबुक लाखों लोगों के जेर इस्तेमाल प्लेटफॉर्म से हर नुकसानदेह चीज को हटा नहीं सकता, इसलिए इसे कम से कम नुकसानदेह मवाद को गैर फितरी तकसीम, अननेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन देकर उसे बढ़ाना बंद कर देना चाहिए। मास्को में सोवियत रहनुमाओं की तरह टेक कंपनियां इंसानों के बारे में कोई सच्चाई दरियाफ्त नहीं कर रही थीं, वो हम पर एक मुनहरिफ नया नज़्म ज़ब्त मुसल्लत कर रही थीं। इंसान बहुत पेचीदा हस्तियां हैं और बिनाइन सोशल ऑर्डर्स हमारी मुस्बत खुसूसियात को परवान चढ़ाने के तरीके तलाश करते हैं, जबकि हमारी मनफी रुझानात को कम करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स हमें महज अटेंशन माइन के तौर पर देखते हैं। एल्गोरिथम्स ने इंसानी जज्बात की कसीर जहती रेंज, नफरत, मोहब्बत, गुस्सा, खुशी, उलझन को एक वाहिद जामे जुमरे में कम कर दिया। एंगेजमेंट 2016 में म्यांमार में, 2018 में ब्राजील में और मुतअद्दिद दीगर ममालिक में एल्गोरिथम्स ने वीडियोज, पोस्ट्स और दीगर तमाम मवाद को सिर्फ इस बुनियाद पर स्कोर किया कि लोगों ने मवाद के साथ कितने मिनट अंगेज किया और कितनी बार उन्होंने उसे दूसरों के साथ शेयर किया। 1 घंटा का झूठ या नफरत, 10 मिनट की सच्चाई या हमदर्दी या 1 घंटा की नींद से ज्यादा दर्जा दिया गया। ये हकीकत के झूठ और नफरत का रुझान नफसियाती और समाजी तौर पर तबाहकुन होता है, जबकि सच्चाई, हमदर्दी और नींद इंसानी फलाह बहबूद के लिए नागुज़ीर है, एल्गोरिथम्स पर मुकम्मल तौर पर असरअंदाज नहीं हुई। इंसानियत की इस बहुत ही नैरो अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर एल्गोरिथम्स ने एक नया समाजी निज़ाम बनाने में मदद की, जिसने हमारे बुनियादी जज्बात की हौसला अफजाई की, जबकि हमें इंसानी सलाहियतों के मुकम्मल स्पेक्ट्रम को महसूस करने से हौसला शिकनी की। जैसे ही नुकसानदेह असरात जाहिर होना शुरू हुए, टेक कंपनियों को बार बार इस बारे में खबरदार किया गया कि क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने माव व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन में अपने ईमान की वजह से मुदाखलत करने में नाकामी का मुजाहिरा किया। जैसे ही प्लेटफॉर्म्स गलत बयानियों, फॉल्सहुड्स और शदीद गुस्से से भर गए,
एग्जेक्टिव्स ने उम्मीद की कि अगर ज्यादा लोगों को ज्यादा आजादी से इजहार करने के काबिल बनाया जाए तो आखिरकार सच्चाई गालिब आ जाएगी। ताहम ऐसा नहीं हुआ, जैसा कि हमने पूरी तारीख में बार बार देखा है। एक मुकम्मल तौर पर आजाद मालूमात की जंग में सच्चाई का नुकसान होने का रुझान होता है। सच्चाई के हक में तवाजुन को झुकाने के लिए नेटवर्क्स को मजबूत, खुद को दुरुस्त करने वाले मैकेनिज्म तैयार और बरकरार रखने होंगे जो सच बोलने का इनाम दें। ये खुद को दुरुस्त करने वाले मैकेनिज्म महंगे होते हैं, लेकिन अगर आप सच्चाई हासिल करना चाहते हैं तो आपको उनमें सरमायाकारी करनी पड़ेगी। सिलिकॉन वैली ने सोचा कि वो इस तारीखी उसूल से मुस्तस्नीज है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में खुद को दुरुस्त करने वाले मैकेनिज्म की गैर मामूली कमी रही है। 2014 में फेसबुक ने पूरे म्यांमार में सरगर्मियों की निगरानी के लिए सिर्फ एक बर्मी बोलने वाले मवाद के नाजिम, बर्मीज स्पीकिंग कंटेंट मॉडरेटर को मुलाजमत दी थी। जब म्यांमार में मुबसरीन ने फेसबुक को खबरदार करना शुरू किया कि उसे मवाद की एतदाल, मॉडरेटिंग कंटेंट में मजीद सरमायाकारी करने की जरूरत है, तो फेसबुक ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। मिसाल के तौर पर प्रिंट हिटून, एक बर्मी अमेरिकन इंजीनियर और टेलीकॉम एग्जेक्टिव जो देही म्यांमार में पला बढ़ी, ने खतरे के बारे में फेसबुक एग्जेक्टिव्स को बार बार लिखा। 5 जुलाई 2014 के एक ईमेल में नस्ली सफाई मुहिम शुरू होने से 2 साल पहले उन्होंने एक पेशन गोई की वार्निंग जारी की। अफसोस की बात यह है कि बर्मा में एफबी को नस्लकशी के तारीख दिनों में रवांडा में रेडियो की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। फेसबुक ने कोई कार्रवाई नहीं की, यहां तक कि रोहिंग्या पर हमलों के बढ़ने और फेसबुक को तनकीद के तूफान का सामना करने के बाद भी इसने मवाद को क्यूरेट के लिए माहिर मकामी मालूमात, एक्सपर्ट लोकल नॉलेज रखने वाले लोगों को भर्ती करने से इनकार कर दिया। चुनाचे जब ये बताया गया कि म्यांमार में नफरत फैलाने वाले रोहिंग्या के लिए नस्ल परस्ताना गाली के तौर पर बर्मी लफ्ज कलार इस्तेमाल कर रहे थे, तो फेसबुक ने अप्रैल 2017 में इस लफ्ज को इस्तेमाल करने वाली किसी भी पोस्ट को प्लेटफॉर्म से बैन करके रद्द-ए-अमल जाहिर किया। इससे फेसबुक की मकामी हालात और बर्मी जबान के बारे में मुकम्मल लाइल्मी का इंकिशाफ हुआ। बर्मी में कलार सिर्फ मखसूस सियाको सबाक में एक नस्ल परस्ताना गाली है, दूसरे सियाको सबाक में ये एक मुकम्मल तौर पर मासूम इस्तिलाह है। कुर्सी के लिए बर्मी लफ्ज कलार HTAING है और चने के लिए लफ्ज कलार पाए है। जैसा कि प्विंटटून ने जून 2017 में फेसबुक को लिखा, प्लेटफॉर्म से कलार की इस्तिलाह को बैन करना हेलो से हेल के हरूफ को बैन करने जैसा है। फेसबुक ने लोकल एक्सपर्टाइज की जरूरत को नजरअंदाज करना जारी रखा। अप्रैल 2018 तक म्यांमार में अपने 18 मिलियन सार्फिन के लिए मवाद को एतदाल में लाने के लिए फेसबुक ने जिन बर्मी बोलने वालों को मुलाजमत दी थी, उनकी कल तादाद सिर्फ 5 थी। सच बोलने का इनाम देने वाले खुद को दुरुस्त करने वाले मैकेनिज्म में सरमायाकारी करने के बजाय सोशल मीडिया की बड़ी कंपनियों ने दरहकीकत गलती को बढ़ाने वाले मैकेनिज्म तैयार किए, जिन्होंने झूठ और अफसानों, लाइज एंड फिक्शंस को इनाम दिया। ऐसा ही एक गलती को बढ़ाने वाला मैकेनिज्म इंस्टेंट आर्टिकल्स प्रोग्राम था, जिसे फेसबुक ने 2016 में म्यांमार में शुरू किया। एंगेजमेंट को बढ़ाने की ख्वाहिश में फेसबुक ने न्यूज चैनल्स को उनकी पैदा करदा यूजर एंगेजमेंट की मिकदार के मुताबिक अदायगी की, जिसे क्लिक्स और व्यूज में मापा गया। खबर की सच्चाई को कोई अहमियत नहीं दी गई। 2021 की एक तहकीक में पाया गया कि 2015 में प्रोग्राम शुरू होने से पहले म्यांमार में डेस्कटॉप फेसबुक वेबसाइट्स में से 6 का ताल्लुक लेजिटिमेट मीडिया से था। 2017 तक इंस्टेंट आर्टिकल्स के असर के तहत जायज मीडिया टॉप 10 में से सिर्फ 2 वेबसाइट्स तक रह गया था। 2018 तक तमाम टॉप 10 वेबसाइट्स जाली खबरें और क्लिकबेट वेबसाइट फेक न्यूज एंड क्लिकबेट वेबसाइट्स थीं। इस तहकीक ने नतीजा अखज़ किया कि इंस्टेंट आर्टिकल्स के आगाज की वजह से क्लिकबीट अदाकार म्यांमार में रातों रात मंजरे आम पर आ गए। दिलचस्प और मुतहर्रिक मवाद तैयार करने की सही तरकीब के साथ वो हर माह हजारों अमरीकी डॉलर की एड रेवेन्यू पैदा कर सकते थे, या औसत माहाना तनख्वाह का 10 गुना, जो उन्हें बराह रास्त फेसबुक की तरफ से अदा किया जाता था। चूंकि फेसबुक म्यांमार में ऑनलाइन खबरों का अब तक का सबसे अहम जरिया था, इसलिए इसका मुल्क के मजमूई मीडिया मंजरनामे पर बहुत बड़ा असर पड़ा। एक ऐसे मुल्क में जहां फेसबुक इंटरनेट का मुतरादिफ है, कम दर्जे के मवाद, लो ग्रेड कंटेंट ने मालूमात के दीगर जराए को ओवरवेल्म्ड कर दिया। फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने शऊरी तौर पर दुनिया को जाली खबरों और गुस्से से भरने का इरादा नहीं किया था, लेकिन अपने एल्गोरिथम्स को यूजर एंगेजमेंट को ज्यादा से ज्यादा करने का कहकर उन्होंने बिल्कुल यही किया।
म्यांमार के सानेहे पर गौर करते हुए क्विंटन ने जुलाई 2023 में मुझे लिखा, मैं नादानिस्ता तौर पर यह यकीन करती थी कि सोशल मीडिया अरबों इंसानों में इंटरकनेक्टेड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के जरिए इंसानी शऊर को बुलंद कर सकता है और मुश्तरका इंसानियत के नुक्ता नज़र को फैला सकता है। जो मैंने महसूस किया है वो ये है कि सोशल मीडिया कंपनियां आपस में जुड़े हुए प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को जोड़ने की तरगीब नहीं रखती हैं। सोशल मीडिया कंपनियां इंटरकनेक्टेड लिम्बिक सिस्टम्स को बनाने की तरगीब रखती हैं, जो इंसानियत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। अलाइनमेंट प्रॉब्लम, द अलाइनमेंट प्रॉब्लम। मैं ये मफहूम नहीं देना चाहता कि जाली खबरों और साजिशी थ्योरीज का फैलाव तमाम माजी, हाल और मुस्तकबिल के कंप्यूटर नेटवर्क्स का मरकजी मसला है। यूट्यूब, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का दावीज है कि 2018 से वो अपने एल्गोरिथम्स को ज्यादा समाजी तौर पर जिम्मेदार बनाने के लिए उनमें तब्दीली कर रहे हैं। आया ये सच है या नहीं, ये कहना मुश्किल है, खास तौर पर इसलिए कि समाजी जिम्मेदारी की कोई आलमी सतह पर कबूल शुदा तारीफ नहीं है। लेकिन यूजर इंगेजमेंट के हुसूल में इंफॉर्मेशन स्फीयर को आलूदा करने का मखसूस मसला यकीनन हल किया जा सकता है। जब टेक कंपनियां बेहतर एल्गोरिथम्स डिजाइन करने का पुख्ता इरादा करती हैं तो वो आम तौर पर ये कर सकती हैं। 2005 के आसपास स्पैम की कसरत ने ईमेल का इस्तेमाल नामुमकिन बनाने की धमकी दी थी। इस मसले को हल करने के लिए ताकतवर एल्गोरिथम्स तैयार किए गए। 2015 तक गूगल ने दावीज किया कि इसके जीमेल एल्गोरिथम ने हकीकी स्पैम को ब्लॉक करने में 99.9% कामयाबी हासिल की, जबकि सिर्फ 1% जायज ईमेल्स को गलती से ऐसा करार दिया गया। हमें उन बड़े समाजी फवायद को भी कम नहीं समझना चाहिए जो यूट्यूब, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाए हैं। वाज़े रहे कि ज्यादातर यूट्यूब वीडियोज और फेसबुक पोस्ट्स जाली खबरें और नस्ल कुशी की तरगीबात नहीं रही हैं। सोशल मीडिया लोगों को जोड़ने, पहले से महरूम ग्रोहों को आवाज देने और कीमती नई तहरीकों और कम्युनिटीज को मुनज़्ज़म करने में मददगार से कहीं ज्यादा रहा है। इसने इंसानी तख्लीकी सलाहियतों की एक अनप्रेसिडेंटेड वेव की भी हौसला अफजाई की है। उन दिनों में जब टेलीविजन गालिब मीडियम था, नाजरीन को अक्सर काउच पोटेटोज के तौर पर बदनाम किया जाता था। मवाद के गैर फ़आल सारिफीन जिसे चंद बासलाहियत फनकार तैयार करते थे। फेसबुक, यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने सूफा आलुओं को उठकर तख्लीक, क्रिएटिंग करना शुरू करने की तरगीब दी। सोशल मीडिया पर ज्यादातर मवाद कम अज कम ताकतवर जेनरेटिव एआई के उरूज तक एक महदूद पेशावर तबके के बजाय खुद सारिफीन और उनकी बिल्लियों और कुत्तों की तरफ से तैयार किया गया है। मैं भी मामूल के मुताबिक लोगों से जोड़ने के लिए यूट्यूब और फेसबुक का इस्तेमाल करता हूं, और मैं सोशल मीडिया का शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे अपने शौहर से जोड़ा, जिनसे मैं 2002 में पहले LGBTQ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में से एक पर मिला था। सोशल मीडिया ने LGBTQ जैसे बिखरी हुई अक़लियतों के लिए हैरत अंगेज काम किए हैं। बहुत कम गे लड़के, गे बॉयज एक गे खानदान में, एक गे महल्ले में पैदा होते हैं, और इंटरनेट से पहले के दिनों में एक दूसरे को तलाश करना एक बड़ा चैलेंज था। जब तक कि आप उन मुट्ठी भर रवादार टॉलरेंट मेट्रोपोलाइजेज में से किसी एक में मुंतकिल ना हो जाएं, जहां एक गे सब कल्चर थी। 1980 की दिहाई और 1990 की दिहाई के अवाइल में इसराइल के एक छोटे से होमोफोबिक कस्बे में परवान चढ़ते हुए मैं किसी एक भी खुले आम गे आदमी, ओपनली गे मैन को नहीं जानता था। 1990 की दिहाई के आखिर और 2000 की दिहाई के अवाइल में सोशल मीडिया ने बिखरी हुई LGBTQ कम्युनिटी के अरकान के लिए एक दूसरे को तलाश करने और जोड़ने का एक गैर मामूली और तकरीबन जादुई तरीका फराहम किया। और फिर भी मैंने सोशल मीडिया के यूजर एंगेजमेंट की तबाही पर इतनी ज्यादा तवज्जो दी है क्योंकि ये कंप्यूटर्स को दरपेश एक बहुत बड़े मसले, अलाइनमेंट प्रॉब्लम की मिसाल देता है। जब कंप्यूटर्स को एक मखसूस हदफ दिया जाता है, जैसे कि यूट्यूब ट्रैफिक को रोजाना 1 बिलियन घंटे तक बढ़ाना, तो वो इस हदफ को हासिल करने के लिए अपनी तमाम ताकत और दानिशमंदी का इस्तेमाल करते हैं। चूंकि वो इंसानों से बहुत मुख्तलिफ तरीके से काम करते हैं, इसलिए वो ऐसे तरीके इस्तेमाल करने का इम्कान रखते हैं जिनकी उनके इंसानी आकाओं ने तवक्को नहीं की थी। उसके नतीजे में खतरनाक गैर मुतवक्के नताइज हो सकते हैं जो असल इंसानी अहदाफ के साथ हम आहंग नहीं होते। यहां तक कि अगर रिकमेंडेशन एल्गोरिदम्स नफरत की हौसला अफजाई करना बंद कर दें, तो अलाइनमेंट प्रॉब्लम की दीगर मिसालें रोहिंग्या मुखालिफ मुहिम से ज्यादा बड़ी तबाही का बायस बन सकती हैं। कंप्यूटर जितने ज्यादा ताकतवर और आजाद होते जाएंगे, खतरा उतना ही बड़ा होगा। यकीनन अलाइनमेंट प्रॉब्लम ना तो नया है और ना ही सिर्फ एल्गोरिथम्स के लिए मुनफरिद है।
ये कंप्यूटर्स की इजाद से हजारों साल पहले इंसानों को परेशान करता रहा है। मिसाल के तौर पर ये जदीद फौजी सोच का बुनियादी मसला रहा है जो कार्ल फॉन क्लाउज़विट्ज़ की जंग के नजरिया थियरी ऑफ वॉर में शामिल है। क्लाउज़विट्ज़ एक पर्शियन जनरल था जिसने नेपोलियन की जंगों के दौरान लड़ाई की। 1815 में नेपोलियन की आखिरी शिकस्त के बाद क्लाउज़विट्ज़ पर्शियन वॉर कॉलेज के डायरेक्टर बन गए। उन्होंने जंग के एक अजीम नजरिया को बाज़ाब्ता बनाना भी शुरू किया। 1831 में हैजा से उनकी मौत के बाद उनकी अहलिया मरी ने उनके नामुकम्मल मसवदे की तरमीम की और ऑन वॉर को 1832 और 1834 के दरमियान कई हिस्सों में शाया किया। ऑन वॉर ने जंग को समझने के लिए एक मंतकी मॉडल बनाया और ये आज भी गालिब फौजी नजरिया डोमिनेंट मिलिट्री थियरी है। इसका सबसे अहम उसूल मैक्सिम ये है कि जंग दीगर जराए के साथ पॉलिसी का तसलसल कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी है। इसका मतलब है कि जंग कोई जज्बाती भड़क उठना, इमोशनल आउटब्रेक, कोई बहादुरी का कारनामा या कोई अलज़ही सजा नहीं है। जंग कोई फौजी रुझान भी नहीं है, बल्कि जंग एक सियासी आला है। क्लाउज़विट्ज़ के मुताबिक फौजी कार्रवाइयां मुकम्मल तौर पर गैर मंतकी हैं जब तक कि वो किसी जामे सियासी हदफ ओवर आर्चिंग पॉलिटिकल गोल के साथ हम आहंग न हों। फर्ज करें कि मैक्सिको इस बात पर गौर करता है कि आया अपने छोटे पड़ोसी बेलाइस पर हमला करके इसे फतह करना है, और फर्ज करें कि एक तफसीली फौजी तज्जिया ये नतीजा अखज़ करता है कि अगर मैक्सिकन फौज हमला करती है तो वो एक तेज और फैसला कुन फौजी फतह हासिल करेगी, छोटी बिलीज फौज को कुचल देगी और 3 दिन में दारुल हुकूमत बेलमोपान पर कब्जा कर लेगी। क्लाउज़विट्ज़ के मुताबिक ये मैक्सिको के हमला करने की एक मंतकी वजह नहीं है, महज फौजी फतह हासिल करने की सलाहियत बेमानी है। वो कलीदी सवाल जो मैक्सिकन हुकूमत को खुद से पूछना चाहिए वो ये है कि फौजी कामयाबी कौन से सियासी अहदाफ हासिल करेगी। तारीख फैसला कुन फौजी फतूहात से भरी पड़ी है जो सियासी आफात का बायस बने। क्लाउज़विट्ज़ के लिए सबसे वाज़ेह मिसाल घर के करीब थी, नेपोलियन का कैरियर। कोई भी नेपोलियन की मिलिट्री जीनियस पर इख्तिलाफ नहीं करता, जो जंगी चालों और हिकमत अमली दोनों में माहिर था। लेकिन जबकि उनकी फतूहात की लड़ी ने नेपोलियन को वसी इलाकों का आर्जी कंट्रोल दिलाया, वो पायदार सियासी कामयाबियां हासिल करने में नाकाम रहे। उनकी फौजी फतूहात ने महज ज्यादातर यूरोपी ताकतों को उनके खिलाफ मुत्तहिद होने पर मजबूर किया और उनकी सल्तनत उनके खुद को शहनशाह का ताज पहनाने के एक दिहाई बाद ढेर हो गई। दर हकीकत तवील मुद्दत में नेपोलियन की फतूहात ने फ्रांस के मुस्तकिल जवाल को यकीनी बनाया। कई सदियों तक फ्रांस यूरोप की सरकर्दा जियो पोलिटिकल ताकत था, जिसकी बड़ी वजह यह थी कि इटली और जर्मनी दोनों एक मुत्तहिद सियासी हस्ती के तौर पर मौजूद नहीं थे। इटली आपस में लड़ने वाली दर्जनों सिटी स्टेटस, जागीरदाराना रियासतों और चर्च के इलाकों का एक गोल मोल मजमूआ हौज पौज था। जर्मनी एक और भी ज्यादा अजीबो गरीब पजल था जो 1000 से ज्यादा आजाद सियासी इकाइयों में तकसीम था, जो होली रोमन एम्पायर ऑफ द जर्मन नेशन की नजरियाती बालादस्ती के तहत ढीले तरीके से जुड़े हुए थे। 1789 में फ्रांस पर एक जर्मन या इतालवी हमले का इम्कान महज नाकाबिले तसव्वुर था, क्योंकि जर्मन या इतालवी फौज जैसी कोई चीज मौजूद नहीं थी।